नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अध्याय को समझने वाले हैं जिसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चीज से हुई, नमक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की और इसकी नींव रखने वाले दुनिया भर में मशहूर नमक सत्याग्रह की। ये सवाल वाकई में सोचने वाला है ना। आखिर कैसे एक रोजमर्रा की चीज यानी नमक इतनी बड़ी क्रांति का प्रतीक बन गई। चलिए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से कदम ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की ज़मीन तैयार की। देखिए, उस समय लोगों में गुस्सा कई वजहों से बढ़ रहा था। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, नमक बनाने और बेचने पर ब्रिटिश सरकार का पूरा कंट्रोल था, मतलब पूरी मोनोपोली। कानून इतने सख्त थे कि कोई समुद्र किनारे से कुदरती नमक भी नहीं उठा सकता था, वो भी एक जुर्म था। फिर 1928 में जो साइमन कमीशन आया, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। और ऊपर से क्रांतिकारियों की जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही थीं, उन्होंने तो जैसे आग में घी का काम किया था। और बस इन्हीं तनाव भरी परिस्थितियों के बीच गांधी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो ये नमक सत्याग्रह असल में था क्या? ये मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में एक पूरी तरह से अहिंसक यानी नॉन वायलेंट आंदोलन था। इसका सीधा निशाना ब्रिटिश सरकार के अन्याय से भरे नमक एकाधिकार पर था। पर यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये आत्मसम्मान और आजादी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। गांधी जी और उनके समर्थकों ने दांडी के तट पर समुद्री पानी से नमक बनाया और सीधे सीधे ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। इस एक काम ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी लगा दी। दांडी से लेकर बंबई और कराची तक हजारों लाखों लोग सविनय अवज्ञा के लिए प्रेरित हो गए। चलिए अब देखते हैं कि दांडी में जली ये चिंगारी कैसे पूरे देश में एक ज्वाला बन गई और इसका असर कितना व्यापक था। ये आंदोलन सिर्फ दांडी तक ही नहीं रुका, बल्कि देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। मद्रास, कलकत्ता, कराची, बॉम्बे और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। और सबसे खास बात थी, इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी। महिलाएं, किसान, मजदूर, छात्र सब एक साथ थे। इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। यहां तक कि टाइम मैगजीन ने भी इसे कवर किया। महिलाओं ने तो शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करके एक जबरदस्त भूमिका निभाई। और इसका आर्थिक असर वो भी जबरदस्त था। ये 50% का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों का आयात आधा रह गया, सीधे सीधे 50% कम। ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर एक सीधी और गहरी चोट थी और इस बात का सबूत था कि भारतीय अगर एकजुट हो जाएं तो साम्राज्य को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी ऐतिहासिक घटना को पूरी तरह से समझने के लिए उसका एक निष्पक्ष मूल्यांकन करना जरूरी होता है। तो आइए अब इस आंदोलन की सफलताओं और इसकी सीमाओं दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए इसकी सफलताओं और सीमाओं को तौलते हैं। सफलताओं की बात करें तो सबसे बड़ी बात थी कि स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक पहचान मिली। पूरे भारत से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और महिलाओं की जो सक्रिय भागीदारी थी वो अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थीं। सरकारी राजस्व में कमी तो आई, पर इससे भारतीय घरेलू उद्योग या फिर निर्यात में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। आखिरकार इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर गांधी-इरविन समझौते के बाद औपचारिक रूप से रोक लगा दी गई। इस समझौते ने गांधी जी के लिए लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर भाग लेने का रास्ता भी साफ कर दिया। तो आखिर में ये सवाल उठता है, ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़, एक टर्निंग पॉइंट क्यों था? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि कैसे एक अहिंसक विरोध ने शहरी इलाकों से लेकर दूरदराज के गांवों तक पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। इसने स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई शक्तिशाली दिशा दी और ये साबित कर दिया कि आम जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति किसी भी साम्राज्य को झुका सकती है। एक मुट्ठी नमक ने वाकई साम्राज्य की नींव हिला दी थी।